नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र में जो 5वीं इकाई का टॉपिक है, विषय है काव्य रूप, उस पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सामान्यतः रूप का मतलब है वह आवरण जिसके भीतर कुछ दीप आता हो। जैसे हमारे शरीर के रूप में हमारी आत्मा दीप आ रही है, क्योंकि आत्मा अपने को अभिव्यक्त करना चाहती है, इसलिए उसे शरीर की आवश्यकता होती है और यह शरीर उसे अभिव्यक्ति के रूप में मिलता है। यानी रूप का अर्थ हुआ शक्ल, आकृति। यहां काव्य के संबंध में इस स्वाभाविक जिज्ञासा का उदय होना उचित ही है कि कविता का रूप क्या है, कैसे है, कैसा है, कितना है और वैसा ही क्यों, उससे कम अधिक क्यों नहीं, आदि आदि। यह तो हम सब जानते और मानते ही हैं कि जीवन में कुछ भाव और स्थितियां ऐसी हैं जिनकी उपस्थिति अमूर्त होती है, जैसे प्रसन्नता, आशीर्वाद आदि आदि। क्योंकि प्रसन्नता या आशीर्वाद के भाव का कोई साकार रूप हमारे लिए तय नहीं। अतः कुछ विशेष लोकाचारों और शारीरिक मुद्राओं का प्रकटीकरण कर हम उसको मूर्त रूप बनाकर समाज में आचरण करते हैं। हमारे द्वारा समय समय पर किए गए नियमित आचरणों की निरंतरता के चलते हुए हम विशिष्ट अवस्थाओं, लोकाचारों को प्रसन्नता या आशीर्वाद मानकर चलते हैं। हमें यह भी पता है कि जीवन का विराट प्रांगण अनंत अनुभूतियों का विशाल केंद्र है और कवि अपनी काव्य शक्ति के द्वारा इस जाने पहचाने संसार में शब्द और अर्थ का संयोग करवाकर उसे इस प्रकार व्याख्यायित करता है कि हमें यह परिचित संसार भी नए संसार की सी उज्ज्वलता को लिए दिखाई देता है। और यह व्यापार दो क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसलिए काव्य शरीर में अनुभूति और अभिव्यक्ति दो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। इन्हीं को हम हृदय या बुद्धि के पक्ष के रूप में जानते हैं। जहां अंतरंग हृदय से उत्पन्न होता है, वहीं बहिरंग बुद्धि से। इस प्रकार जब अनुभूति अभिव्यक्ति का साकार रूप या शब्दबद्ध होकर बाहर आती है तो वो कविता का जन्म होता है। यानी अनुभूति की अभिव्यक्ति में जिसे हम शिल्प का उपकरण कहते हैं, यानी छंद है, भाषा है, लय है, प्रवाह है, ये काव्य के शरीर के अंगों का गुंफन करके कवि की भाव को एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं और उस शैली को जिसमें व्यक्त हुआ है उसे हम कहते हैं वो काव्य शैली। अब प्रश्न उठता है कि काव्य के विविध अंगों की एक सूत्रात्मक स्थिति जैसी हमारे शरीर की है, तो काव्य रूपों में भिन्नता क्यों? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कवि के पास अपने विशिष्ट अनुभव को पहुंचाने के लिए शब्द, अर्थ और छंद ही माध्यम है। इसलिए हम देखते हैं कि कवि की चित्त प्रवृत्ति अपने अनुरूप विषय ढूंढकर काव्य रूप का निर्माण करती है। कभी कभी तो विषय कवि के सामने होता है और उसे विषय के अनुरूप अपनी मनोवृत्ति को बनाकर काव्य रूप में अभिव्यक्त भी करना होता है। काव्य एक पर रूप अनेक, इसका उत्तर भवभूति के श्लोक में भी हम देख सकते हैं, जहां वे करुण रस की महत्ता स्पष्ट करते हैं कि रस तो एक होता है, करुण, निमित्त भेद से वही अनेक रूपों में प्रकट होता है। एको रसो करुण। जल के एक रहने पर भी रूप भेद के कारण वह भंवर भी होता है, बुदबुदा भी होता है, तरंग भी होता है, पता नहीं कितने नाम, लेकिन जल तो एक ही है। अतः काव्य की आत्मा एक ही होती है, किंतु मनोवृत्ति की भिन्नता के चलते वो अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में हमारे सामने आती है। यहां रूप संबंधी विचारों में हमें प्रसिद्ध चिंतक नंदकिशोर आचार्य के विचारों को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। नंदकिशोर आचार्य साहित्य के महत्व को उसकी प्रक्रिया में देखते हैं, निष्कर्षों में नहीं। वे कहते हैं कि भाषा में रूप का प्रकाशन ही साहित्य है।
वे पॉल वेलरी के हवाले से स्पष्ट करते हैं कि लेखक का दर्शन सोच के विषयों में नहीं बल्कि स्वयं सोच की प्रक्रिया या व्यवहार में निहित होता है। इसलिए हर साहित्यिक कृति लेखक के देखने की प्रक्रिया या व्यवहार का या कहने अनुभव का ही रूप है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि यथार्थ का जो रूप किसी कृति में प्रकट होता है वह असल में अनुभव करने या देखने के ढंग से ही विशिष्ट है। स्वयं नंदकिशोर आचार्य के शब्दों में कहें तो भाषा की भंगिमाएं, शब्द, प्रयोग, मुहावरा, छंद, लहजा, लय, चरित्र, घटनाएं, ये क्रमिकता और उनका अंतर संबंध इसी ढंग को उभारने का माध्यम है। वे अपने आप में रूप नहीं। काव्य शास्त्र के आचार्य ने काव्य रूपों का विभाजन सामाजिक अवस्था, जीवन की प्रति की दृष्टि, अनुभव के विस्तार की सीमा और आंतरिक प्रेरणा आदि से अनुस्यूत माना है। संस्कृत में काव्य रूपों का विभाजन पहले देखना जरूरी है, क्योंकि बाद में जो हिंदी में घटा वो संस्कृत के तौल पर ही घटा। हिंदी ने जो अपना स्वयं का कार्यशास्त्र विकसित किया उसकी सारी प्रेरणाएं, हाँ, आज हिंदी के पास अपना एक काव्य शास्त्र होता जा रहा है और वो समृद्ध भी दिन ब दिन हो रहा है, लेकिन पहले इसकी शुरुआत उसे अपनी जननी संस्कृत की ही भाषा से उसे मिली। ये प्रेरणा, उसकी पहली प्रेरणा का कारण संस्कृत बनी। काव्य के विस्तृत और गंभीर स्वरूप पर जितनी चर्चा भरत के काव्य शास्त्र में हुई है, या कह सकते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में हुई है, उतनी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नहीं। एक तो ये बात साफ कर लें। यानी जितना चिंतन, मनन, मंथन भारतीय विचारकों ने किया, उस जमाने में ऋषि मनीषी थे, उन मनीषियों ने किया, उतना गहराई और सूक्ष्म पर्यवेक्षण से पाश्चात्य विचारक नहीं कर पाए, और किया तो उन्होंने बहुत बाद में किया, जो थोड़ा बहुत किया। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में दृष्टि की गहनता, विस्तार और उदात्तता का पर्याप्त समावेश हुआ है, जो उसे पाश्चात्य दृष्टि से अधिक व्यापक, समन्वयकारी और प्रभावी बनाता है। चिंतन, मनन, विश्लेषण तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं हुआ है, और उसका महत्व भी कम नहीं है। तो कृपया आप इसको तुलनात्मक रूप से जब मैं ये कह रहा हूं तो सिर्फ ये समझने के लिए कहें कि क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पुरानी है, तो पुराने व्यक्ति के पास अनुभव ज्यादा होता है, तो अनुभव की अभिव्यक्तियों की विधियां भी उसके पास ज्यादा होती है। इसलिए थोड़ी गहराई, थोड़ा फैलाव, थोड़ा सम्यकता का बोध वहां मिलता है। काव्य रूप के बारे में हमारे यहां भामह, दंडी, आनंदवर्धन, राजशेखर, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्य रहे हैं जिन्होंने काव्य के रूप पर पर्याप्त चिंतन किया है। संस्कृत में काव्य का विभाजन प्रथम तो दृश्य और श्रव्य दो बड़े भागों में हुआ है। फिर श्रव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य, मिश्र, ये तीन भेद हुए, और इसके बाद पुनः पद्य का विभाजन बनाकर बंध की दृष्टि से बनाकर प्रबंध और मुक्तक दो भागों में बंटाया गया है। दो भाग उसके मूलतः बने। संस्कृत में काव्य का विभाजन दृश्य और श्रव्य इंद्रियों को प्रभावित करने की दृष्टि से किया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत शैली की दृष्टि से जो तीन भेद किए गए उनका संबंध पद्य से, और इस पद्य विभाजन की शैली के प्राय सभी आचार्यों की एक जैसी रही। सभी आचार्यों ने बंध की दृष्टि से विभाजित करने का प्रयत्न किया। वे है महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक। हिंदी में इस विषय पर जिन विद्वानों ने प्रयास किए उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्री कृष्णलाल आदि के नाम उल्लेखनीय है।
अपने उल्लेखनीय और बहुत चर्चित ग्रंथ तुलसीदास, त्रिवेणी में तुलसीदास पर लिखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी पद्धति के बारे में कहते हैं कि काव्य में दो रूप देखने को आते हैं, अनुकृत या प्रकृत तथा अतिरंजित या प्रगीत। और आगे इसी व्याख्या में वे स्पष्ट करते चलते हैं कि सफल प्रबंध ही महाकाव्य है, और गीति काव्य के लिए प्रगीत या मुक्तक शब्द का प्रयोग वे करते हैं। रीतिकालीन फुटकर कविता को वे प्रगीत से भिन्न मानते हैं, उसमें वे कोई एकता नहीं देखते। वे उसके लिए प्रकीर्णन या मुक्तक शब्द का प्रयोग लाते हैं। इससे अतिरिक्त वे कालजयी इतिहास, अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में वीर गाथा, वीर गाथात्मक, प्रबंध, खंड काव्य, प्रबंध काव्य आदि रूपों की चर्चा भी करते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि आचार्य शुक्ल ने पश्चिम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव विभाजन को भी स्थूल माना है, उपयुक्त नहीं। साहित्यालोचन में काव्य का विभाजन पश्चिमी ढंग पर किया गया है। तो एक तो विषय प्रधान, दूसरा भौतिक, यानी जिसे भौतिक कह सकते, और दूसरा आत्माभिव्यंजक या व्यक्ति प्रधान। आत्माभिव्यंजक या व्यक्ति प्रधान, यानी प्रथम में प्रबंध काव्य को लिया जा सकता है, दूसरे में मुक्तक को लिया जा सकता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद पाश्चात्य विभाजन के बरक्स पद्य को 3 भागों में बांटते हैं, प्रबंध, निबंध, यानी इसको आप सरल भाषा में कहें कि प्रबंध होता है, निबंध होता है, निर्बंध होता है, यानी महाकाव्य, एकार्थक काव्य और खंड काव्य। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने भी अपने इतिहास में कविता का रूप और शैली प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य को, दूसरे प्रकार से गीति काव्य और तीसरे प्रकार को मुक्तक रखकर चर्चा की। बाबू गुलाब राय, जिनका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बहुत चर्चित पुस्तक है, उन्होंने भी काव्य को प्रथम तो प्रबंध और मुक्तक में बांटा है, फिर प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक के अंतर्गत फिर पद्य और प्रगीत में बांटकर एक नीति, श्रृंगार और कविताओं को रखा था, दूसरे में प्रगीत यानी केवल गीत काव्य को रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी में काव्य के रूप का विभाजन अधिकांशतः बंध की दृष्टि से किया गया है, जबकि पश्चिम में अंतः प्रेरणा को आधार बनाया गया है, और उसके स्वानुभूति निरूपक, बाह्यार्थ निरूपक, ये 2 भेद किए गए। पाश्चात्य दृष्टि से जब हम इस विभाजन का अध्ययन करेंगे तो केवल 2, यानी बाह्यार्थ निरूपक प्रबंध काव्य, स्वानुभूति निरूपक का अध्ययन विवेचन हम कर पाएंगे, जबकि गीति काव्य एक अन्य मुक्तक, आत्माभिव्यंजक और स्वानुभूति का रूप निरूपक नहीं है, क्योंकि उसमें वे विशेष गुण नहीं है। अतः हम काव्य के सभी रूपों को लेकर उसे बंध की दृष्टि से विभाजित समझने और समझाने का यत्किंचित प्रयास करेंगे, और वो बंध में 3 हैं, प्रबंध, अबंध और बंधानुबंध। तो आज के अपनी इस वर्चुअल क्लास में मैंने काव्य के रूप में आपके साथ विस्तार से चर्चा की और बताया कि रूप क्या है, काव्य रूप क्या है, क्यों एक कवि विभिन्न रूपों में अपनी, या विभिन्न कवि विभिन्न रूपों में अपनी काव्य रचना करते हैं। फिर मैंने आपसे साझा किया कि संस्कृत में काव्यों का विभाजन किस तरह से है, और पश्चात मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हिंदी में जो काव्य रूपों का विभाजन हुआ है वो किस तरह से किया गया है, और मुख्यतः वो किन 3 जो है सेगमेंट्स में, जिन्हें कहेंगे 3 वर्गों में बांटे हुए हैं। वे हैं प्रबंध, अबंध और बंधानुबंध। अपने आगे के कालांश में मैं आपको प्रबंध, अबंध और बंधानुबंध के साथ ये जो महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं और गीति काव्य हैं, इन पर भी आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। आशा करता हूं आपको आज की मेरी बात भली प्रकार से समझ आई होगी। इस संबंध में अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो, कुछ पढ़ना हो, तो साहित्यालोचन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की किताब पढ़ सकते हैं।
काव्य रूप पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, उसे देख सकते हैं और स्वयं मुझसे संवाद कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।